कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में गणित में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और फिर कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 2। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इकाई वृत्त और त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को परिचय से। दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 है। तो इस हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, यानी x का निर्देशांक होगा 1 और y का निर्देशांक होगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -1। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, तो चलिए इसे इस दिए गए वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a और b। हमने b को इस तरह से प्रदर्शित किया है और a को इस तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट m है। तो दोस्तों, ये त्रिभुज यानी कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के कोण का मान है x। तो चलिए, अब तक हम जान चुके हैं कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि cos x बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों, हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज यानी OPM की बात करें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा, जो है a² प्लस b² बराबर 1। अब a का मान cos x है और b का मान sin x है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में अगर हम यही मान पुट करें तो हमारे पास cos² x प्लस sin² x बराबर 1 आ जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को cos x, sin x से लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान cos x है और b का मान sin x है। यहाँ पर x उस कोण का मान है जो उस रेखा पे बना हुआ पॉइंट x एक्सिस के साथ बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों, अगर ये x यानी कि ये कोण जो OP रेखा x एक्सिस के साथ बना रही है, अगर इस कोण का मान 0 हो जाए तो b यानी कि निर्देशांक y का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b बराबर sin x, और अगर sin में x को हम 0 कर दें तो sin 0 gives 0। इसी तरह से अगर उस कोण का मान π/2 हो यानी 90 डिग्री हो तो sin π/2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x के मान को π कर दें तो sin π बराबर 0 होगा, और यदि x का मान 3π/2 हो यानी 270 डिग्री तो sin का मान -1 होगा।
और फाइनली अगर x का मान 2 पाई हो तो साइन sin 2 पाई का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है। चलिए सबसे पहले इसमें साइन के सभी कोण को दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री पर साइन फलन का ग्राफ 0 को ही छू रहा है और π/2 पर साइन फलन का मान अधिकतम हो जाता है यानी कि 1, और उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक साइन फलन फिर से 0 हो जाता है और 3π/2 पर इसका मान फिर से अधिकतम हो जाता है पर साथ ही नेगेटिव भी हो जाता है। 2π तक आते आते ग्राफ फिर से 0 को छू जाता है। ध्यान दीजिए कि साइन की अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हमें ज्ञात हो चुका है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी a b को हम cos x या sin x से भी लिख सकते हैं। चलिए अब cos x में जो x यानी कि कोण के मान को समझते हैं। अगर x का मान 0 हो यानी cos 0 बराबर 1, x का मान 0 हो यानी कोण का मान अगर 0 होगा तो cos फंक्शन का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। अगर x का मान π/2 हो तो cos π/2 बराबर 0। अगर x का मान π हो तो cos π किसके बराबर होगा? -1 के। अगर x का मान 3π/2 हो तो cos का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर x का मान 2π हो तो cos का मान 1 होगा। चलिए इसे भी एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास cos फलन का ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में सभी पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनके कोण को भी दिखाते हैं। 0 डिग्री पर cos फलन का ग्राफ अधिकतम हो जाता है यानी कि 1। π/2 पर cos फलन का मान 0 हो जाता है। उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक cos फलन का ग्राफ यानी cos फलन का मान अधिकतम पर नेगेटिव मान दिखाता है यानी कि -1। 3π/2 पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है और 2π तक आते आते ग्राफ फिर से अधिकतम हो जाता है। ध्यान दीजिए कि cos के ग्राफ में सबसे अधिकतम मान 1 है और सबसे न्यूनतम मान -1 है, जो कि साइन के ग्राफ में भी है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिस कोण पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम है वहीं पर cos की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं साइन और cos फलन के एंगल्स के बारे में। अगर साइन का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो साइन फंक्शन का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। यानी कि साइन ऑफ 2nπ प्लस x बराबर साइन x, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर cos का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो cos फंक्शन का मान भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी कि इंटीजर। चलिए ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलाज को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन x बराबर 0 इफ x बराबर 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2π या प्लस माइनस 3π। यानी कि अगर कोण का मान, साइन के कोण का मान 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2π या सो ऑन, इन सब में से कोई हो तो साइन फलन का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर cos फंक्शन में cos फंक्शन के कोण का मान प्लस माइनस π/2 या प्लस माइनस 3π/2 या प्लस माइनस 5π/2 हो तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। इसे और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि साइन फंक्शन का मान 0 है अगर साइन के कोण का मान nπ हो।
n यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी हिसाब से cos x बराबर 0, जहां पर x की वैल्यू है 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। यहाँ पर 2n+1 का मतलब विषम गुणांक यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर x का मान यानी cos के कोण का मान एक विषम गुणांक है पाई बाय 2 का, तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन और कोसेकेंट x के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि साइन x बराबर 1 कोसेकेंट x। यहाँ पर x कोण है, यानी कि साइन फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोसेकेंट फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है, यानी कि कोसेकेंट x बराबर 1/sin x। इसी तरह से cos x बराबर 1/secant x और secant x बराबर 1/cos x। इसी हिसाब से tan x बराबर 1/cot x और इसी से हम cot x बराबर 1/tan x निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि कोसेकेंट x बराबर 1/sin x और हमें ये भी पता है कि cot x बराबर cos x/sin x। अब दोस्तों ये दोनों फलन यानी कोसेकेंट x और cot x तभी माननीय होंगे जब दोनों फलनों के हर यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी कि sin x कोसेकेंट x में और cot x में जो sin x है, ये दोनों अगर 0 के बराबर ना हो तो कोसेकेंट x और cot x दोनों ही फलन माननीय होंगे। अब sin x कब 0 हो सकता है? जब sin x में कोण का मान n पाई हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसेकेंट x और cot x फंक्शन तभी माननीय होंगे जब x की वैल्यू n पाई के बराबर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी पता है कि secant x बराबर 1/cos x और tan x बराबर sin x बटा cos x। तो दोस्तों secant x और tan x भी तभी माननीय होंगे जब इन दोनों फलन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो cos x 0 ना हो। अब cos x 0 कब होगा? जब cos x में कोण का मान 2n+1 पाई बाय 2 हो। अगर x के मान पाई बाय 2 के विषम गुणांक के बराबर है तो secant x और tan x दोनों फंक्शन माननीय नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फंक्शन माननीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समीकरण हमने अपनी सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर हम इस समीकरण को sin स्क्वायर x से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा, जो है sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x बराबर 1/sin स्क्वायर x। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाले समीकरण को यूज करके हम एक और समीकरण बनाते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर इसी समीकरण को अब हम cos स्क्वायर x से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x बराबर 1/cos स्क्वायर x।
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों, आप इन सभी समीकरणों को याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन को जारी रखेंगे और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे संदर्भ कोण के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम पौधों में परिवहन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका परिचय और परिवहन के माध्यम। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पुष्पीय पदार्थों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य है। कम दूरी तक पदार्थों की गति, प्रसरण व साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहते हैं। परिवहन के माध्यम। पौधों में परिवहन के 3 माध्यम होते हैं। पहला है विसरण, दूसरा सुसाध्य विसरण, तीसरा सक्रिय परिवहन। अब हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। विसरण। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा ये कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतरकोशिकीय स्थान से ब्रह्मा परिवहन तक कुछ भी हो सकता है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का ये अकेला ही माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता, प्रवणता किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? उन्हें अलग अलग करने वाली झिल्ली का पारगम्यता, ताप और दाब से प्रभावित होती है। अब हम पढ़ेंगे सुसाध्य विसरण के बारे में। जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से ही उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। ये तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशील पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होता है। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर
पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उनके प्रोटीन से मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया को हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। पोरिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की ब्रह्मा झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सके। ब्रह्माकोशी के अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घुणित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर जल मार्ग, जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब 2 तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं, और जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है, तब इस विधि को यूनिपोर्ट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सक्रिय परिवहन के बारे में। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है, अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकती है। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा होता है या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होती है, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। अब हम विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना करते हैं। विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता। साधारण विसरण में कि इसमें विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में इसकी जरूरत होती है। उच्च वर्णनात्मक। साधारण विसरण में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। परिवहन संतृप्त। साधारण विसरण में परिवहन संतृप्त नहीं होता, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में ऐसा होता है। अपहिल परिवहन। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में अपहिल परिवहन नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में अपहिल परिवहन होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता। साधारण विसरण और सुसाध्य परिवहन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एटीपी का व्यय नहीं होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और परिवहन के माध्यम। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। धन्यवाद। जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता है, अवशोषण और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। इस वीडियो में हमने सीखा पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। धन्यवाद।
Bismillah, telekovid ka na rin. Diyan na. Alam mo. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक का पाठ 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। अब यदि इसी पाठ के नाम को आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो वह कहलाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए इस पाठ के पहले भाग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। भूमिका में हम जानेंगे कि इस पाठ में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला विषय होगा सातत्य। इसमें हम जानेंगे कि सातत्य होता क्या है, या फिर यदि हम किसी फलन को कहते हैं कि वह सातत्य है तो ऐसा कब होता है। फिर हम देखेंगे अवकलनीयता, यानी किसी भी फलन की अवकलनीयता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि सातत्य तथा अवकलनीयता आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सातत्य तथा अवकलनीयता में संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सातत्य का अर्थ जानते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके सामने एक फलन कुछ विचित्र प्रकार से परिभाषित है, लेकिन ऐसा फलन आपने कक्षा 11वीं में भी देखा होगा। कक्षा 11वीं में एक पाठ था आपका, पाठ 13 सीमा एवं अवकलन। उसमें आपने इस प्रकार के फलनों की चर्चा करी होगी। ये फलन आप पढ़ते कैसे हैं? ये फलन इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि f ऑफ x का मान 1 होगा यदि x का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, और दूसरी स्थिति ये होगी कि f ऑफ x बराबर होगा 2 जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। आइए एक आलेख देखते हैं। ये आलेख जो है ये आपके सामने जो फलन दिया गया है इसी का आलेख है। x का मान जब 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ रहता है? वो बिंदु रहेगा y अक्ष पर, और जब x का मान 0 से छोटा है तो x के ऋणात्मक दिशा की ओर देखा जाएगा। अब इस बिंदु को निर्देशांक दिए गए हैं 0,1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तब f ऑफ x यानी जो y है उसका मान 1 है। अब यदि मैं दूसरी स्थिति को देखूं, x का मान जब 0 से बड़ा है यानी ये जो है वो धनात्मक दिशा में है, x के सभी धनात्मक
मानों की चर्चा की गई है, तब उसको आप इस बिंदु से दर्शाएंगे जिसके निर्देशांक है 0,2। यानी जब x का मान 0 से बड़ा है तो f of x का मान 2 है। अब f of x का मान जो है वो x के मान के हिसाब से बदल रहा है, तो इस कारण आप ये कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह सातत्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे f of x का मान 1 है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और f of x का मान 2 है जब x का मान 0 के बराबर है। तो इसका जो आप यहाँ पे आलेख देख रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने पिछला आलेख समझा था। x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तब y बराबर 1 एक रेखा खींच दी गई है, और x का मान जब 0 है यानी y अक्ष पर, वहां पर f of x का मान 2 है, तो निर्देशांक लिख दिए गए हैं 0,2। ये फलन जो है वह भी सातत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातत्य की परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल टू f of c। आइए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य है एक फलन x बराबर c पर संतत है यदि फलन x बराबर c पर परिभाषित है, और यदि x बराबर c पर फलन का मान x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है। अगला तथ्य है यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस है, तथा c को एक असांतत्य का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आप इन तथ्यों से समझे क्या? पहले तथ्य में कहा गया फलन x बराबर c पर संतत होगा यदि फलन का मान और फलन की सीमा उस बिंदु पर आपस में बराबर हो जाती है, और जब फलन संतत नहीं होता तब हम कहते हैं कि फलन असंतत है। और जिस बिंदु पर हमने जांचा होता है कि फलन संतत है या नहीं, उस बिंदु को असांतत्य का बिंदु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 1 पर फलन f of x बराबर 2x जमा 3 के सातत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, तो f of 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर 1 रख दीजिए जमा 3, यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि आ जाता है 5। अब हमने देख लिया कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है और मान भी ज्ञात कर लिया x बराबर 1 पर। अब हम x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। तो हम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? सीमा 2 प्रकार की होती है, पहली बाएं हाथ की सीमा और दूसरी दाएं हाथ की सीमा, और जब इन दोनों सीमाओं का मान बराबर होता है तब हम कहते हैं कि इस फलन की सीमा जो है वह परिणाम में आने वाला अंक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले निकालते हैं दाएं हाथ की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तो ये जो a प्लस है आप यहाँ पर अपना बिंदु रखेंगे जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3। अब 3 तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 के साथ वहां पर x है नहीं, x का मान ही तो 1 की तरफ बढ़ रहा है। अब यदि अगर x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो उससे 3 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो हम 2 के साथ 1 को गुना कर देंगे और उसमें 3 वैसे का वैसा जोड़ देंगे, तो मिल जाएगा 5। अब x बराबर 1 पर जब फलन परिभाषित था तो f of 1 भी 5 आ रहा था और दाएं हाथ की सीमा जो है वो भी 5 आ गई। अब यदि
बाएं हाथ की सीमा भी 5 आ जाए तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन सांतत्य है। देखते हैं बाएं हाथ की सीमा। बाएं हाथ की सीमा होती है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3 कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि हो गया 5। अब x बराबर 1 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही 5 आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर हो गई और x बराबर 1 पर हमारा जो फलन f है वह संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x के सांतत्य पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फलन को परिभाषित करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मॉड के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें दो तरीके की स्थितियां आती है। या तो जो फलन है उसका मान 0 से छोटा होगा या फिर फलन का मान 0 से बड़ा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि 0 ही एक ऐसा संख्या है या एक ऐसा बिंदु है जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इन दोनों को अलग करता है। अब f ऑफ x परिभाषित है कुछ इस प्रकार कि f ऑफ x का मान हो जाएगा माइनस x जब x का मान 0 से छोटा होगा और x हो जाएगा जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। यानी x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। अब हम इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फलन सांतत्य है या संतत है ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है? फलन की जो सीमा है उस बिंदु पर और फलन का जो मान है उस बिंदु पर उनको आपस में बराबर करना होता है। तो f के बाएं पक्ष की सीमा जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब 0 से छोटा है x तो उसका मान माइनस x है, तो ये हो गया 0। और f के दाएं पक्ष की जब हमने सीमा देखी तो वो हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अब x का मान जब 0 से बड़ा है उसके लिए फलन जो है वो x ही था, तो हमने फलन का मान वैसे का वैसा लिख दिया, ये भी 0 हो गया। तो x बराबर 0 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही आपस में बराबर हो जाती है। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान 0 पे सब आपस में बराबर हो गए। आप इसको सिद्धांतों में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर f संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं। अगले विषय में एक परिभाषा दी गई है और कहा गया है एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी f एक ऐसा फलन है जो समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। समृद्ध अंतराल एक ऐसा अंतराल होता है जिसमें अंतराल में दिए गए दोनों बिंदु और उनके बीच के सभी बिंदु जो हैं वो आते हैं। तो यदि फलन जो है वो एक समृद्ध अंतराल में परिभाषित है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a और लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ b। यानी जो अंतराल में शुरू करने वाली संख्या होगी उसके दाएं ओर की सीमा ले लीजिए और जहां पर अंतराल समाप्त हो रहा है वहां के बाएं ओर की सीमा ले लीजिए। उसका मान जो है वो उनके क्रमशः बिंदुओं पर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने सीखा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे संतत फलनों का बीजगणित यानी एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। घर जाइए, जितना भी पाठ आपको आज पढ़ाया गया है उसको एक बार फिर से देखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्त्री केसर, बीजांड, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम परागण के कारक, बहिप्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। तो चलिए परागण के कारकों से शुरू करते हैं। अब ये कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजीवीय और दूसरा है जीवीय। अब अजीवीय कारक दो होते हैं, वायु और जल। और जीवीय कारक भी दो होते हैं, प्राणी और कीट। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। वायु द्वारा परागण को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। इसके लिए परागकण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होने जरूरी हैं। पौधे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पौधे अक्सर वृहद एवं प्रायः पिच वृत्तिकाग्र युक्त होते हैं। इसका उदाहरण है भुट्टा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ये चित्र देख सकते हैं, और आपने कभी न कभी भुट्टे में ऐसी कुछ चीज तो देखी होगी जो रेशेनुमा होती है। ये कुछ नहीं बल्कि वृत्तिकाग्र और वृत्तिका है, जो कि हवा में झूमते रहते हैं ताकि वो पराग कणों को आसानी से पकड़ सकें। आइए अब ज्वल द्वारा परागण को समझते हैं। इसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ये जलीय पौधों में होता है, जैसे कि ताजे पानी के कुछ उदाहरण हैं वेलिसिनेरिया का पौधा, हाइड्रिला, और समुद्री उदाहरण है ज़ोस्टेरा। आपको कोई ना कोई उदाहरण तो इसका याद ही रखना है। आइए अब वेलिसिनेरिया के उदाहरण से इसको समझते हैं। ये वेलिसिनेरिया का मादा पुष्प है, और जो नर पुष्प होते हैं ये पानी के बहाव की मदद से पराग कणों को मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। आइए अब परागण के जीवीय कारकों को समझते हैं। अगर परागण प्राणियों द्वारा होगा तो उसे हम जूफिली कहेंगे, और अगर परागण कीटों द्वारा होगा तो उसे हम एंटेमोफिली कहेंगे। ये कीट पुष्प तक जाते हैं, जिसकी वजह से जो परागकण होते हैं वो इनकी सतह पर आ जाते हैं। बाद में अगर ये कीट स्त्री केसर के संपर्क में आएंगे तो परागण की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब दोस्तों हम उन पुष्पों की विशेषताओं को समझेंगे जो कीटों से परागण करवाते हैं। पुष्प रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। इनके परागकण चिपचिपे होने चाहिए ताकि वो आसानी से कीटों की सतह से चिपक जाएं। ऐसे पुष्पों का एक उदाहरण है युक्का। चलिए अब बहिप्रजनन युक्तियों को समझते हैं। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। जो उपकरण या सुविधाएं पौधों के स्वपरागण को हतोत्साहित कर पर परागण को प्रोत्साहित करे, उन्हें बहिप्रजनन युक्तियां कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है एक लिंगीयता, डाइकोगेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम एक लिंगीयता को समझेंगे। अब इसमें उभयलिंगी पुष्प आते हैं, जैसे कि अरंड, जिनके पास नर और मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं। तो इससे स्वपरागण का एक प्रकार स्वयुग्मन नहीं होता है, परंतु सजात पुष्पी परागण होता है। दूसरा है एक लिंगी पुष्प, जैसे कि पपीता। इन पुष्पों में दोनों
नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों में होते हैं, तो ये स्वपरागण के दोनों स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोक देते हैं। अगला है डायकोगेमी। जायांग तथा पुमंग की परिपक्वता का समय अलग अलग होना डायकोगेमी कहलाता है। परागकण का वृत्तिकाग्र से तैयार होने से पहले ही झड़ जाना, जैसे कि सनफ्लावर में ये चीज होती है, या वृत्तिकाग्र का पहले ही तैयार होना जबकि परागण का बाद में झड़ना। सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि इसमें कभी ऐसा होता है कि जो परागकण है वो पहले ही झड़ जाते हैं और वृत्तिकाग्र तैयार नहीं होती है, या इसका उल्टा हो जाता है। आइए अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझते हैं। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कृत्रिम संकरीकरण को समझते हैं। ये फसल की उन्नति कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है और ये चीज हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है विपुंसन और दूसरा है बैगिंग। अब इनको समझते हैं। तो विपुंसन में क्या होता है कि जोड़ों चिमटी की मदद से नर जनन अंग को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद थैली से इन्हें आवृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अभिलक्षित परागकण होते हैं उन्हें वृत्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक अच्छा संकर पैदा होता है जो कि फसल की उन्नति को बढ़ाएगा। इस वीडियो में हमने परागण के कारक, बहिर्प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूण पोष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।